नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज से हम लोग अपने नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र में शॉर्ट टर्म कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं। इस शॉर्ट टर्म कोर्स, इस नाम से स्पष्ट है कि लघु अवधि रहेगी इस कोर्स की, जब यानी कि इसमें थोड़ी सी अपेक्षाएं ये होंगी कि कम से कम आपको अपने पाठ्यक्रम के बारे में ठीक से जानकारी होगी और एक बार आपने किसी पुस्तक के माध्यम से या किसी भी तरह अपने स्तर पर एक बार आपने सभी इकाइयों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी प्राप्त कर रखी हो, तब चीज़ें बहुत व्यावहारिक रूप में और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक तरीके से आपका पूरे सिलेबस को लेकर क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे कोर्स के दौरान हम उन बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस करेंगे जिनसे प्रश्न बनने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। अब लघु अवधि रहेगी तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम पूरे पाठ्यक्रम को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां से नियमित रूप से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बातें समझ आई होंगी। एक बार हम अपनी इन पूरी कक्षाओं के बारे में, कैसे हमारा एक कक्षा कार्यक्रम चलेगा, उस पूरे पाठ्यक्रम को लेकर बात करेंगे। अपनी कक्षाओं की योजना को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो हो सकता है कि जो सिलेबस प्रत्यक्ष रूप से आपको जो दिया गया है पाठ्यक्रम, उसको देख लेते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से देखिए। आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया है प्रत्यक्ष रूप से, वो आपको पता होना चाहिए। जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया और वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो जिम्मेदारी हमारी होगी कि हम आपको बता देंगे कि ये प्रत्यक्ष रूप से आपके पाठ्यक्रम में दिया गया बिंदु नहीं है इस इकाई में, किंतु यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बात समझे? तो एक बार हम पूरे पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि हमारी इन कक्षाओं की योजना क्या होगी, हम किस क्रम में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको दिया गया है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको शिक्षण के बारे में पढ़ना है। शिक्षण की अवधारणाएं क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर, उद्देश्य को लेकर, शिक्षण के स्तर को लेकर। और जब स्तर की बात आएगी तो इसमें स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, या आप ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण जब हम कक्षा में बात करेंगे तो 3 स्तर पर इसको हम बात करेंगे, अधिगम के संदर्भ में भी कि 3 स्तर पर। एक होता है स्मृति स्तर पर, यानी कि जिसमें आप चीज़ों को अपनी स्मृति में अंकित करते हैं, अपनी मेमोरी में उनको धारण करते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, सूचनाएं हो गई, उनको जब आप याद करते हैं, एक तरीके से वो कहिए। तो जब विद्यार्थी किसी बिंदु को याद करता है, किसी तथ्य को, किसी सूचना को वो अपनी स्मृति में अंकित करता है, तो उसका जो अधिगम है क्या कहलाएगा? स्मृति स्तर का अधिगम कहलाएगा। दूसरा होता है बोध स्तर पर, या आप कह सकते हैं अवबोध स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। यानी कि जब विद्यार्थी चीजों को समझता है तो क्या होगा? उसका अधिगम होगा अवबोध स्तर का या बोध स्तर का, आप कह लीजिए। जब अध्यापक विद्यार्थी को किसी अवधारणा को समझाते हैं, किसी सिद्धांत को समझाते हैं, रटने पर बल नहीं देते, जिसमें विद्यार्थी समझता है, और अध्यापक का जो अध्यापन है वो विद्यार्थी को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वो क्या कहलाएगा? समझ बूझ के स्तर पर या बोध स्तर पर, या आप कह सकते हैं अवबोध स्तर पर। तीसरा स्तर होता है विचारात्मक, या आप इसको कह सकते हैं विमर्शी स्तर का शिक्षण अध्यापन। और जब विद्यार्थी अधिगम करेगा तो कह सकते हैं विमर्शी स्तर का अधिगम। इसमें क्या होगा? इसमें होता है कि अध्यापक इस बात को प्रोत्साहित करते हैं, इस बात पर बल देते हैं कि जिस बिंदु को अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उस बिंदु के बारे में विद्यार्थी के अपने मौलिक विचारों का विकास हो। विद्यार्थी की समझबूझ का विकास इतना हो जाए कि विद्यार्थी उस बिंदु के बारे में अपने विचार विकसित कर पाए, अपने विचार बना पाए, अपनी समझ बना पाए। विद्यार्थी उस बिंदु को लेकर चिंतन मनन करने की स्थिति में आ जाए। बातें समझ आई होंगी। तो ये शिक्षण का स्तर क्या कहलाएगा? विचारात्मक स्तर, या आप कह सकते हैं विमर्शी स्तर का, मनन स्तर का भी कह सकते हैं। फिर आपको शिक्षण की विशेषताएं पढ़नी है और शिक्षण की मूल अपेक्षाएं क्या हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, अगला बिंदु आपको दिया है शिक्षार्थी की विशेषताएं। पहले शिक्षण की विशेषताओं की बात की, शिक्षण में आपको क्या क्या पढ़ना है, शिक्षण की विशेषताएं भी उसमें शामिल हैं। फिर आप बात करेंगे विद्यार्थी के संदर्भ में, सीखने वाले के संदर्भ में, अधिगमकर्ता के संदर्भ में,
यानी आप कहिए विद्यार्थी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अध्येता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो आपको जाननी है। किशोर विद्यार्थी, वयस्क विद्यार्थी, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और इनमें शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, ये सारे बिंदु पढ़ने हैं। एक अगला बिंदु है व्यक्तिगत भिन्नताएं, या आप कह लीजिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है। एक अध्यापक को ये पता होना चाहिए, ठीक है, आप इस परीक्षा को पास करेंगे, आप सहायक प्राध्यापक बनेंगे या शोधार्थी बनेंगे, फिर अंतिम रूप से आप हो सकता है सहायक प्राध्यापक भी बनने जाएं, तो आपको अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में जो विभिन्नता विद्यमान है, उस विभिन्नता को समझना होगा, उसका सम्मान करना होगा। प्रत्येक अध्यापक को अपनी कक्षा में विद्यमान व्यक्तिगत विभिन्नता की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बातें समझे? कोई विद्यार्थी है जल्दी सीख लेता है, कोई विद्यार्थी है जिसको चीजें सीखने में समय लगता है, वो देर से सीखता है। तो आपको ये चीजें समझनी होंगी कि कौन सा विद्यार्थी ऐसा है जो चीजों को जल्दी समझता है, कौन सा विद्यार्थी ऐसा है जिसको तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगता है। ठीक है, अगला बिंदु आपको पढ़ना है शिक्षण प्रभावक तत्व को लेकर, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। देखिए, शिक्षण में 3 पक्ष हैं। एक तो विद्यार्थी हो गया, एक अध्यापक हो गया, एक हम कह लेंगे सहायक सामग्री, जो अध्यापक के शिक्षण में, अध्यापक के अध्यापन में उनकी सहायता करती है। तो यही तीनों क्या कर सकते हैं? शिक्षण को प्रभावित भी कर सकते हैं। भाई, अध्यापक भी शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं, विद्यार्थी भी अध्यापक के अध्यापन को प्रभावित कर सकता है। यदि सहायक सामग्रियों का प्रयोग अनुकूलतम नहीं किया जाएगा, कुशल रूप से नहीं किया जाएगा, तो वो भी शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो इस बिंदु में हमको क्या पढ़ना है कि शिक्षक कैसे शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं, विद्यार्थी कैसे शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं, जो सहायक सामग्री हैं वो कैसे शिक्षण को प्रभावित कर सकती हैं, जो अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं जैसे पुस्तकालय होता है, प्रयोगशालाएं होती हैं, ये कैसे शिक्षण को प्रभावित करते हैं। फिर शैक्षिक वातावरण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो जो विद्यालय परिसर का वातावरण है वो भी शिक्षण को प्रभावित कर सकता है, उसके बारे में जानेंगे। और संस्था, जो विद्यालय मतलब कोई भी शिक्षण संस्थान हो, उसका जो वातावरण होगा वो कैसे शिक्षण को प्रभावित कर सकता है, इस बारे में सीखेंगे। अगला बिंदु है उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। आप अंतिम रूप से यदि इस परीक्षा को पास करने की बात की जाए, तो एक तो आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली का अभी भी हिस्सा होंगे, भविष्य में जाकर आप अपनी सेवाएं देंगी तो भी आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा होंगे। तो इसमें जो शिक्षण की पद्धति है, और विशेष रूप से आपको इसमें पढ़ना है अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धतियां कौन सी हैं, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धतियां कौन सी हैं। एक वर्तमान के इस आधुनिक शैक्षिक परिवेश के अनुसार आपको ऑफलाइन पद्धति बनाम ऑनलाइन, एक ये आपको पढ़ना है, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। तो इसमें हम ये सब पढ़ रहे होंगे, अध्यापक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन, ये हम इसमें पढ़ रहे होंगे। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो ऑनलाइन में पढ़ते समय हम स्वयं के बारे में पढ़ेंगे, हम स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ेंगे, हम मूक्स के बारे में पढ़ेंगे। मूडल के बारे में प्रत्यक्ष रूप से आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग मूडल के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, मूडल के बारे में पढ़ रहे होंगे। कुछ अन्य चीजें भी होंगी जो प्रत्यक्ष रूप से आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, किंतु हमें पढ़नी जरूरी है, हमारी परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहीं से कुछ चीजें हमें और मिलेंगी जो हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उन पर विस्तार से और सीखेंगे। ठीक है, अगला बिंदु हमें इसमें पढ़ना है शिक्षण सहायक प्रणाली को लेकर। परंपरागत रूप से पहले से क्या चीजें हैं या जिनका हम ट्रेडिशनली प्रयोग करता है उनके बारे में सीखेंगे, जो आधुनिक है उनके बारे में, जो आईसीटी आधारित है। वर्तमान में जब हम बात करते हैं आईसीटी के अनुप्रयोग की, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप अपने ही पाठ्यक्रम में देखेंगे कि आईसीटी का अनुप्रयोग कितनी सारी इकाइयों में है। चाहे हम शिक्षण अभिवृत्ति में बात करें, चाहे हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बात करें, चाहे हम संचार में बात करें, चाहे हम अनुसंधान में बात करें, चाहे हम लोक विकास और पर्यावरण में बात करें, हर जगह आपको आईसीटी का अनुप्रयोग दिखाई देगा। बात समझ में आई होगी। अगला बिंदु हमें इसमें मूल्यांकन प्रणालियों को लेकर पढ़ना है। मूल्यांकन के तत्व क्या हैं, मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं,
उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में जो मूल्यांकन है वो समझना है। फिर सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में जो नवाचार है, इनोवेशंस हैं, उनके बारे में जानना है। ठीक है, यहाँ हमें जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बात आती है, हम कहें सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जब बात आती है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। दूसरी बात, इसमें हमें शिक्षक मूल्यांकन, इसको भी पढ़ना है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि आधुनिक समय में जितना विद्यार्थी मूल्यांकन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण अध्यापक मूल्यांकन को भी माना जा रहा है। बातें समझे कि अध्यापक इस आधुनिक शैक्षिक परिवेश में, इस बदलते समय में, क्या ऐसा है कि अध्यापक इन बदलती मांगों के अनुसार शिक्षा से जो आवश्यकताएं हैं, जिनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है इस तकनीकी युग में, उस बदलते समय के अनुसार, उस हुए परिवर्तन के अनुसार अध्यापन कार्य करा पा रहे हैं या नहीं? इस चीज का पता कैसे चलेगा? जब अध्यापक का मूल्यांकन होगा। तो इसमें हमें अध्यापक मूल्यांकन को लेकर भी पढ़ना है, अच्छे अध्यापक की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी जाननी है, इन बिंदुओं से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। चलिए, ये शिक्षण अभिवृत्ति है। अगला आपको जानना है अनुसंधान के बारे में, शोध अभिवृत्ति। ये भी व्यावहारिक रूप से आपके काम आएगा कि आप जब शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराएंगे, तो आप जितनी चीजें यहाँ सैद्धांतिक रूप से पढ़ेंगे अनुसंधान में, वो सारी चीजें व्यावहारिक रूप से आपके काम आएंगी। बातें समझे? इस इकाई में आपको क्या पढ़ना है? अनुसंधान को लेकर जानना है कि शोध का अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, प्रत्यक्षवाद एवं शोध के उत्तर प्रत्यक्षवादी उपागम क्या है, जो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो क्या है, वो सीखेंगे। फिर अनुसंधान की जो पद्धतियां हैं, जो रिसर्च मेथड हैं, उनके बारे में आपको जानना है। प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है, विवरणात्मक क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान, गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धतियां कौन कौन सी हैं, ये हमें जानना है। यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। फिर हमें शोध के चरण, या आप कहिए शोध के सोपान जानने हैं, अनुसंधान के सोपान जानने हैं, क्योंकि अनुसंधान कहने का मतलब ही है कि अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बात समझे? और अनुसंधान में हम इसको पढ़ते समय बात करेंगे कि इसमें मौलिकता अंतर्निहित है। यानी कि जब हम अनुसंधान कह रहे हैं, शोध कह रहे हैं, तो उसमें 2-3 शब्द ऐसे हैं जो अंडरस्टूड हैं, जिनको समझ कर चला जाता है। जैसे एक तो गुणवत्ता की बात, एक हम कहें मौलिकता की बात, एक हम कहें तार्किक प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया आप कह सकते हैं, ये अंतर्निहित है इसमें। तो इसके चरण कौन कौन से हैं, इसके सोपान कौन कौन से हैं, ये हमें जानना है, महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर हम लोग बात करेंगे शोध प्रबंध और आलेख लेखन को लेकर, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके संदर्भ की शैली क्या है, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें हमें जाननी है। फिर हम लोग अनुसंधान में आईसीटी के अनुप्रयोग को लेकर पढ़ेंगे कि अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग क्या है। इसमें हम कुछ पोर्टल्स के बारे में बात करेंगे, हम इसमें शोध गंगा के बारे में बात कर रहे होंगे, शोध सिंधु के बारे में बात कर रहे होंगे। इसमें हम सरकार के जो नवाचार हैं, सरकार के नवाचार को लेकर पढ़ रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे अनुसंधान नैतिकता, या आप कहिए शोध नैतिकता को। नैतिकता का अर्थ ही है कि एक शोधार्थी को क्या करना चाहिए, एक शोधार्थी को क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान नैतिकता में हम ये सीख रहे होंगे कि एक शोधार्थी को दूसरे शोधार्थी की सामग्री की कॉपी नहीं करनी चाहिए, जिसको आप प्लेगरिज्म के नाम से जानेंगे, या साहित्यिक चौर्य आप कह लीजिए, उसके नाम से हम कक्षा में इसको लेकर सीखेंगे। इसमें हम साथ ही ये बात कर रहे होंगे कि कितनी सामग्री यदि कॉपी पाई जाती है आपकी थीसिस में, तो आपको सबमिट करने से कितने दिन के लिए रोका जा सकता है, आपको कितना दंड उसके लिए दिया जा सकता है, ऐसी कौन सी स्थिति होगी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाए। क्या ऐसी स्थिति आ जाती है, आती है, तो उसके लिए क्या चीजें हैं वो हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये आपको शोध में पढ़ना है। अगली इकाई है आपकी बोध, या आप कहिए कॉम्प्रिहेंशन।
ये आपके समग्र सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण होता है। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से प्रणालीगत तरीके से आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। ये आपके सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक शोधार्थी कोई नई चीज़ को पढ़कर उससे कितना अर्थ कितनी जल्दी समझ लेता है, कितनी सटीकता से समझ लेता है, ये इस बात का परीक्षण है। क्योंकि जब आप शोधार्थी बनेंगे, तो आपको नित नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। आपको कुछ ना कुछ नई सामग्री का अध्ययन करना ही होगा, अधिगम करना ही होगा। तो आप किसी लेखक के साथ में अपने विचारों का तालमेल कितनी जल्दी स्थापित कर लेते हैं, कितनी सटीकता से स्थापित कर लेते हैं, ये इस बात का परीक्षण है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप इस पैसेज को क्या शीर्षक देंगे? इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस पैसेज का क्या निष्कर्ष है, इसका सार क्या है? इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। और कुछ प्रश्न आप देखेंगे, 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो पैसेज में आपको जानकारी दी गई है, वहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मूल परीक्षण पैसेज में ये होता है कि आप लेखक के विचारों को कितना समझ पाए। आप लेखक के विचारों के साथ अपना सामंजस्य, अपना तालमेल कितना जल्दी और कितना सटीकता से, कितना अच्छे तरीके से स्थापित कर पाए। ठीक है। अगली इकाई आपके पाठ्यक्रम में दी गई है संप्रेषण को लेकर, संचार को लेकर। यानी जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, संचार, कम्युनिकेशन। तो जब हम बात करते हैं, हम कई बार 2 लोगों से बात करते हैं, कई बार हम अकेले खुद भी बात कर रहे होते हैं, कई बार हम कई सारे लोगों से बात करते हैं, कई बार आप किसी जनप्रतिनिधि को देखेंगे, किसी नेता को देखेंगे, किसी अभिनेता को देखेंगे, बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर रहा होता है। आप रेडियो के माध्यम से देखेंगे, टेलीविज़न के माध्यम से देखेंगे, सिनेमा के माध्यम से देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ में संवाद किया जाता है, संचार किया जाता है। वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है? तो आप संचार पढ़ते समय सीखेंगे कि संप्रेषण का, संचार का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके अभिलक्षण क्या है। फिर आप लोग सीखेंगे कि प्रभावी संप्रेषण, इसमें आपको वाचिक संचार क्या है, गैर वाचिक संचार क्या है, अंतः सांस्कृतिक और सामूहिक संप्रेषण क्या है, कक्षा संप्रेषण क्या है, ये बिंदु आपको पढ़ना है। फिर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनकी वजह से संचार की ये प्रक्रिया प्रभावित होती है, या कह लीजिए कि संचार में बाधा उत्पन्न आती है, जिसकी वजह से आपका संचार प्रभावी संचार नहीं हो पाता। सरल शब्दों में कह दें तो आप यूं कह लीजिए कि आप अपनी बात जिस अर्थ के साथ में सामने वाले को समझाना चाहते थे, वो उस अर्थ के साथ में आपकी बात को नहीं समझ पाया। ठीक है? तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो आपके संचार को प्रभावी होने से रोक रही हैं, हम इसमें पढ़ रहे होंगे। और यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक बिंदु अंतिम है, जन मीडिया और समाज। इसमें हम रेडियो के बारे में, आकाशवाणी के बारे में, फ़िल्मों के बारे में, फ़िल्म अभिलेखों के बारे में तमाम बातें पढ़ते हैं। ठीक है? तो संचार में आपको इतने बिंदु पढ़ने हैं। अगली इकाई आपकी गणितीय तर्क और अभिवृत्ति को लेकर है। इसमें आपको गणित की सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। आपको गणित की सामान्य चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। तर्क क्या है, आप ये सीखते हैं। तर्क के प्रकार कितने हैं, आप ये सीखते हैं। संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध आपको सीखना है। गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि, जो आपने पहले पढ़े होंगे, वही सारी चीज़ें आपको पुनः पढ़नी है एक बार। और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे 5, क्योंकि हर इकाई से 5 प्रश्न आते हैं। तो ये आप कह लीजिए कि आपकी जो गणितीय अभिवृत्ति है, उसकी परीक्षा करने के लिए ये इकाई आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। इसके बाद आपको युक्त युक्त तर्क पढ़ना है, यानी कि आप कहिए कि आपसे लॉजिकल रीजनिंग, थोड़ा सा आपको रीजनिंग के बारे में सामान्य जानकारी हो, परीक्षक ये चाहते हैं। यदि इसके पाठ्यक्रम को देखेंगे जो आपको दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम कहने का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है इसका। इसमें आपको मेन रूप से जो आपको पढ़ना है, मुख्यतः युक्ति के ढांचे का बोध, ये सीखना है कि युक्ति के रूप क्या हैं, निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष क्या है, भाषा के प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग,
निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन, ये दोनों बिंदु आपके सामने कई जगह आएंगे इस पूरे पाठ्यक्रम के दौरान। जब हम शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ेंगे वो यहाँ भी आएगा, ठीक है। जब हम आगमनात्मक विधि क्या है, निगमनात्मक विधि क्या है, एक अध्यापक को ये जानना है कि विद्यार्थी को दो तरीके हैं, पहले उदाहरण दिया जाए और उदाहरण से किसी सिद्धांत या नियम की तरफ ले जाएं। दूसरा तरीका होता है जिससे हम गणित पढ़ते हैं कि हमें पहले नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, फिर उसके आधार पर हमसे उदाहरण हमें दिए जाते हैं और हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। ये आपको यहाँ भी पढ़ना है और वैसे भी आपके पाठ्यक्रम में कई जगह आएगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है। और विशिष्टीकरण अनुरूपताएं, फिर आपको वेन आरेख के बारे में पढ़ना है, भारतीय तर्कशास्त्र के बारे में पढ़ना है, प्रमाण के बारे में पढ़ना है। यहाँ आपको इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक, एक तरीके से कहिए दोनों ही पढ़ने हैं। बात समझ में आई होगी यहाँ तक की। फिर आपको आंकड़ों की व्याख्या, जिसको आप कहते हैं DI, विद्यार्थी वर्ग इसको क्या कहता है, DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। यानी कि आपको कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उन 5 प्रश्नों का जवाब देते हैं। आंकड़े कैसे प्रदर्शित होते हैं, ये चीजें विस्तार से आप सीख रहे होंगे अनुसंधान पढ़ते समय, क्योंकि एक शोधार्थी जब आंकड़े इकट्ठा करता है तो फिर वो सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके उनको प्रदर्शित भी करता है। तो वही प्रदर्शन यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, मान लीजिए 2-3 कंपनियों के आपको आंकड़े दिए गए कई वर्षों के, फिर आपसे पूछा गया कि किस वर्ष में किस कंपनी का लाभ सर्वाधिक था, या कंपनी ए का लाभ कंपनी बी से कितने प्रतिशत अधिक है, औसत लाभ कितना है, सर्वाधिक घाटे में कौन है, हानि किसको हो रही है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ आंकड़े दिए जाएंगे और उन आंकड़ों के आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आंकड़े आपको बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट आदि में दिए जा सकते हैं। बातें समझे होंगे यहाँ तक की। फिर इससे आगे आपको पढ़ना है ICT, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें आपसे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी अपेक्षित होती है कि आपको सब कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी हो, जो प्रचलित शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों को लेकर आपको पता हो, जो शब्द संक्षेप हैं या हम कह सकते हैं जो एब्रीवेशंस हैं आपको उनके बारे में पता हो कि भाई रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, USB की फुल फॉर्म क्या होती है, CD क्या है, DVD क्या है, LCD क्या है, LED क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं। कुछ शब्दावली को लेकर बात आ जाए तो शब्दावली को लेकर स्पाईवेयर क्या है, रैनसमवेयर क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, स्पैम क्या है, फिशिंग क्या है, इस प्रकार की शब्दावली आपको इसमें पढ़नी होगी। कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट यूनिट कौन कौन सी हैं, आउटपुट यूनिट कौन कौन सी है, इंटरनेट क्या है, वाईफाई क्या है, ब्लूटूथ क्या है, या अन्य जो कम्युनिकेशन डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। इसके अलावा जो आपसे इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया, लेकिन आपसे एक प्रश्न आप देखेंगे सामान्यतः पूछा जाता है, वो है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, या आप इसमें कहिए एक तरीके से बन जाता है ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये प्रश्न आपसे सामान्यतः पूछा जाता है, लेकिन पढ़ने के क्रम में हमें पढ़ना होता है ऑक्टल को लेकर भी, हमें पढ़ना होता है ऑक्टल के साथ साथ कि भाई इनको कैसे कन्वर्ट करें, फिर हमको बाइनरी कैसे हम जोड़ते हैं वो भी हमको जानना होता है, ठीक है। वहाँ से भी अब जो प्रश्न बनते हैं, 2 कथन दे दिए आपको और फिर आपसे पूछा जाता है दोनों कथन में एक सही दूसरा गलत, या दूसरा गलत है पहला सही है, या दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, इस प्रकार से आपसे प्रश्न बनता है। तो एक प्रश्न आपको सामान्यतः यहाँ से दिखाई देता है, ये प्रत्यक्ष रूप से आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया है लेकिन हमको ये पढ़ना है। बात समझ में आई होगी। इसके बाद आपको लोक विकास और पर्यावरण पढ़ना है। इसमें आपको पर्यावरण से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो जाननी है। प्रदूषण को लेकर आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है, वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है, कैसे होता है, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। फिर वायु प्रदूषण के लिए जो बैठकें होती हैं उनको लेकर है, जलवायु को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या समझौते हैं,
जो कन्वेंशन है उनको लेकर आपको पढ़ना है। आपको इसमें कई सारी चीज़ें पढ़नी है। विकास और पर्यावरण में आपको सहस्त्राब्दी विकास और संपोषणीय विकास लक्ष्य के बारे में जानना है। मानव और पर्यावरण समव्यवहार को लेकर पढ़ना है। नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव क्या हैं। फिर पर्यावरण परक मुद्दे जो हैं स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, ये आपको पढ़ना है। जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, अपशिष्ट चाहे ठोस, तरल, बायोमेडिकल या जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, इनसे जलवायु परिवर्तन को लेकर और इसके सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक आयाम है उसको लेकर जानना है। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का क्या प्रभाव होता है, इसमें कुछ रोग के संदर्भ में आप पढ़ते हैं कि भाई इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है। फिर आपको प्राकृतिक और ऊर्जा स्रोत जानने हैं। इसमें सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, पवन ऊर्जा के बारे में आप पढ़ते हैं, मृदा के बारे में, जल के बारे में, भूताप, बायोमास, नाभिक और वन, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। यहाँ से मुख्य रूप से आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तमान के अनुसार यदि बात करें तो एक प्रश्न अभी इसमें सामान्यतः करंट से पूछा जाता है कि करंट में जो चीज चल रही होगी, ठीक है, वहां से आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, लेकिन प्रश्न सरल रहता है, इतना मुश्किल कोई प्रश्न आपसे बनता नहीं है। और इसमें आपको जानना है प्राकृतिक जोखिम और आपदाओं को लेकर, इनका न्यूनीकरण कैसे हो सकता है, उसकी युक्तियां क्या हैं वो। फिर कुछ पर्यावरण अधिनियम आपको पढ़ने हैं, जो इससे भी अधिक पढ़ने हैं जितने प्रत्यक्ष रूप से दिए गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप दिया गया तो 1986। फिर जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते या प्रयास, जैसे इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया, रियो सम्मेलन दिया गया, जैव विविधता सम्मेलन दिया गया, क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपको दिया गया। लेकिन आप इससे भी अधिक कुछ समझौते आपको पढ़ने हैं, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो बाली हो या अन्य हो। जब हम यहाँ बात करेंगे तो हम इससे पीछे जाकर 72 से चीजें शुरू करते हैं, तब जाकर हमें जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का ये समझ में आता है, ठीक है। तो ये पूरा एक क्रम है, उस क्रम के अनुसार हम चलेंगे। फिर हम रियो तक आते हैं, क्या क्या समझौते हुए, जब हम कहते हैं 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई, वो कौन कौन से हैं, किसमें क्या किया जाता है, हाल ही में कहाँ हुआ, अगला कहाँ होगा, ये सारी चीजें आपको इसमें जाननी है। बात समझ आई होगी। फिर आपकी अंतिम इकाई है उच्चतर शिक्षा प्रणाली, आप इसका हिस्सा भी रहे हैं, भविष्य में जाकर इसमें अपनी सेवाएं भी देंगे। आपको उच्चतर शिक्षा प्रणाली के बारे में बहुत विस्तार से जाननी होती हैं चीज़ें, कि उच्चतर शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी हैं, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लेकर पढ़ना है, राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य निजी विश्वविद्यालय, फिर सम विश्वविद्यालय, फिर यूजीसी इनको जो ग्रांट्स देता है वो कैसे, उसके मानक क्या हैं, उसके नियम क्या, प्रोटोकॉल क्या है, वो जानने होते हैं, तमाम बातें। इसमें कुछ कमीशन को लेकर आप पढ़ते हैं, तो उच्चतर अधिगम संस्थाओं के बारे में। फिर प्राचीन भारत में जो शिक्षा है उसको लेकर आप पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्चतर अधिगम और शोध का उद्भव, तो यहाँ हम कुछ आयोग और समितियों को लेकर पढ़ रहे होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में तो प्रत्यक्ष रूप से दिया गया स्वतंत्रता के बाद, लेकिन हम इसको शुरू करते हैं आज़ादी से पहले से ही। बात समझे। हम इसमें वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ते हैं, हंटर कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, हार्टोग समिति के बारे में पढ़ते हैं, या रैले कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तमाम जो वो महत्वपूर्ण बिंदु जो आज़ादी से पहले शिक्षा को लेकर विभिन्न आयोग या समितियां बनी थी उनको, तो इसको हम 2 भागों में पढ़ते हैं इस बिंदु को। एक आज़ादी से पहले शिक्षा को लेकर जो आयोग और समितियां बने थे वो, दूसरा आज़ादी के बाद शिक्षा को लेकर जो आयोग और समितियां बने हैं वो। और इसमें हम आधुनिक समय तक आएंगे, यानी कि हम लोग पहुंचेंगे फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक। बात समझे होंगे। फिर भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, शासन और प्रशासन। अब इसमें भी एक बिंदु प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया, जैसे संविधान के बारे में सामान्य सी जानकारी, लेकिन आपको वो पढ़ना होता है, जिसमें आपको प्रस्तावना के बारे में जानना है, इसमें आपको थोड़ा सा हम कहें मूल अधिकारों के बारे में जानना होता है। और मूल अधिकारों में भी यदि बात की जाए अनुच्छेद को लेकर, तो अनुच्छेद 14 से आप शुरू करके अनुच्छेद 21 तक बहुत विस्तार से जानते हैं, एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको पढ़ना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण होता है जो हमारे संविधान का भाग 4A है, अनुच्छेद 51A में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है।
विशेष रूप से एक बिंदु जो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, वो है जो एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और वो 86वां संविधान संशोधन 2002 आपको ध्यान रखना होता है। उससे क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि वो एक अनुवर्ती कानून की व्यवस्था करता है जिसको हम RTE एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपको मूल अधिकारों के बारे में पढ़ना है। मूल अधिकार अर्थात हमारे संविधान का भाग 3, अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आप जाएंगे। बात समझे होंगे। ये आपका पाठ्यक्रम है जो आपको परीक्षक ने दिया है कि प्रत्यक्ष रूप से ये पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है परीक्षा में जाने से पहले। अब थोड़ा सा यदि हम इस पेपर के नेचर को समझने का प्रयास करें तो ये ऐसा पेपर है जो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र। और पेपर 1 में ये जो प्रश्न है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, यानी आप ये कह सकते हैं बहुविषयक प्रश्न है, या आप इसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि ये मल्टी डोमेन से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से इस परीक्षा को पास करके 2 विकल्प आपके सामने होंगे। या तो आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं, या आप सहायक प्राध्यापक के रूप में पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इन दोनों ही क्षेत्रों के अनुसार, इन दोनों ही विकल्पों के अनुसार जो जो चीज़ें आवश्यक हैं, एक सहायक प्राध्यापक के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, जो ज्ञान उसे होना चाहिए, और एक शोधार्थी के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, वो सारे बिंदु आपके पाठ्यक्रम में हैं। बात समझे? हम अपनी इन 10 इकाइयों को यदि बांट कर देखें तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल इकाई है, सैद्धांतिक इकाई है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि कुछ इसमें प्रैक्टिकल इकाई है। प्रैक्टिकल इकाई है, व्यावहारिक इकाइयां कुछ हैं। यदि हम सैद्धांतिक इकाइयों की बात करेंगे तो सैद्धांतिक इकाई कौन कौन सी हैं? ऐसे संचार है, हम कह दें ICT है, हम कहें शिक्षण अभिवृत्ति है, हम कहें उच्चतर शिक्षा प्रणाली है, हम कहें अनुसंधान है, हम कहें लोक विकास और पर्यावरण है। लोक विकास और पर्यावरण, तो आप कह सकते हैं कि ये 6 इकाई थ्योरेटिकल इकाइयां हैं आपके पाठ्यक्रम में। ठीक है, यदि प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात की जाए, व्यवहारिक इकाइयों की बात की जाए, तो एक आपको गणित की जानकारी, दूसरा हम कह सकते हैं इसमें रीजनिंग, तीसरा आप इसमें कहेंगे आंकड़ों की व्याख्या DI, और एक आप कहिए बोध या बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, 2 भागों में आप इसको विभाजित करके देख सकते हैं। अब जैसे हम पुस्तकों में देखते हैं, जैसे हमें पाठ्यक्रम में दिया गया है, अब चूंकि पुस्तकें पाठ्यक्रम को आधार बनाकर बनती हैं, तो आप पाएंगे एक अंतर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आपका पाठ्यक्रम है, हमने उस क्रम में ये नहीं लिखा है ना, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में पहले शिक्षण अभिवृत्ति दिया गया है, फिर आप देखेंगे आपके पाठ्यक्रम में शोध अभिवृत्ति दिया गया है, या आप कह लें अनुसंधान अभिवृत्ति दिया गया है, फिर बोधगम्यता दिया गया है, फिर आप संचार की तरफ आते हैं, फिर गणित है, फिर रीजनिंग है, फिर DI है, उसके बाद ICT आता है, फिर लोक विकास और पर्यावरण आता है, और फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली आता है। ये क्रम अलग है, जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है वो क्रम अलग है। बात समझे? अब ऐसा क्या कारण है कि हमने इस क्रम में लिखा? तो ये हमारा कक्षा कार्यक्रम रहेगा, हमारा कक्षा में पढ़ने का तरीका ये रहने वाला है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि हमने ऐसे लिखा? तो उसके पीछे भी कुछ तर्क होंगे, उसके पीछे भी कोई कारण होंगे। तो अब हम उस बिंदु को लेकर बात करेंगे कि हमें इस क्रम में पढ़ना है, तो इस क्रम में क्यों पढ़ना है? क्या ये व्यवस्था तार्किक है,
या यह व्यवस्था जो कक्षा कार्यक्रम बनाया गया है यह अतार्किक है। चलिए हम सबसे पहले जो अपनी कक्षाओं का आरंभ करेंगे वो करेंगे संचार से, या आप कहिए हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे संप्रेषण से। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि एक अध्यापक के अनुसार भी आप सोचें, एक शोधार्थी के अनुसार भी आप सोच लीजिए, चाहे आप सहायक प्राध्यापक बने या आप शोधार्थी बने, आप दोनों के अनुसार सोचिए। सबसे पहली जो अनिवार्य आवश्यकता है वो है उत्तम संचारकर्ता होना। आप यदि सहायक प्राध्यापक बनने का चयन करते हैं तो भी आपको उत्तम संचारकर्ता होना पड़ेगा। एक अध्यापक का उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है। यानी कि यदि एक अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो अपनी बातें अच्छे से विद्यार्थियों को समझा नहीं पाते हैं, तब क्या होगा? उनका अध्यापन प्रभावी नहीं होगा। प्रभावित हो जाएगा किस चीज से? उनके उस कौशल से, उनकी कम्युनिकेशन स्किल से। ठीक है। दूसरा, शोधार्थी के अनुसार आप सोचिए, जब आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ गोष्ठियों में हिस्सा लेना पड़ेगा, आपको कुछ सेमिनार का हिस्सा होना होगा, कई बार आपको अपने विचार भी प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। तो जब आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, आप एक वक्ता के रूप में जाएंगे, तो आपको उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है। बात समझे यहाँ तक की? तो आप चाहे सहायक प्राध्यापक बने या आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराएं, आपके लिए प्राथमिक आवश्यकता है आपका उत्तम संचारकर्ता होना। तो आप उत्तम संचारकर्ता कैसे बनेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ सीख रहे होंगे कि आपको उत्तम संचारकर्ता बनने के लिए 7C बताए गए हैं, उनका प्रयोग करना होता है। 4S बताए गए हैं, उनके बारे में जानना होता है। कहाँ आपको अपनी बात किस तरीके से रखनी है, वो सारी चीजें आप सीखते हैं संचार में। बात समझे? तो आप वैसे भी सोचिए, अपने निजी जीवन के अनुसार भी सोच लें, अपने सामाजिक जीवन के अनुसार भी सोच लें, हमारी पहली आवश्यकता संचार ही है। ठीक है। हम कई बार हंसी मजाक में ये कह देते हैं कि यदि संचार नहीं होता, आप अनुमान करके देख लीजिए कि आपके एक दिन की, अपने दैनिक के अनुसार, आप दिनचर्या के अनुसार सोच लीजिए कि आपकी कितनी गतिविधियां ऐसी हैं जो प्रभावित हो जाएंगी। आप, हमारे पास ऐसी कोई तकनीक तो है नहीं कि दूसरे वाले के दिमाग में क्या चल रहा है हम देख पाएंगे या हम समझ पाएंगे सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। वो तकनीक तो हमारे पास है नहीं। यदि हमें सामने वाले तक अपनी विचार, अपनी भावना, अपनी बात पहुंचानी है तो संचार की प्रक्रिया का होना तो आवश्यक है। तो हमारे अपने जीवन यापन के लिए भी, हमारे अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संचार प्राथमिक आवश्यकता है। बात समझे? इसलिए हम सबसे पहले जो अपनी कक्षाओं को आरंभ करेंगे वो संचार से करेंगे, संप्रेषण से करेंगे। दूसरी बात, हर इकाई हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बेशक जब हम पाठ्यक्रम को जिस क्रम में परीक्षक ने दिया है उस क्रम में देखते हैं तो शायद हमें ये लिंक ना समझ में आए, लेकिन जिस क्रम से हम पढ़ेंगे उस क्रम से आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारे पाठ्यक्रम की हर एक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ी हुई है। बात समझ आई होगी। इसको पढ़ लेने के बाद जब हम संचार पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आईसीटी। आईसीटी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। संचार पढ़ लेने के बाद हम आईसीटी क्यों पढ़ेंगे? इसका मतलब है यदि हम संचार के बाद आईसीटी पढ़ रहे हैं तो संचार और आईसीटी, इनमें आपस में कुछ लिंक होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं। तो इस संचार में हम सामान्य बातें, संचार को लेकर जो सैद्धांतिक चीजें हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। अब हम आधुनिक समय के अनुसार आप देखेंगे, जब हम तकनीक आधारित संचार करते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से जो कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, हम व्हाट्सएप से बात करते हैं, फेसबुक से बात करते हैं या अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे बात करते हैं, ईमेल का प्रयोग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो सारी चीज़ें। अब वहाँ क्या आ गया? कंप्यूटर, इंटरनेट आ गया, अर्थात तकनीक आ गई। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो तकनीक से जुड़ गया। ठीक है। तो हम संचार पढ़ लेने के बाद आईसीटी हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम लोग आईसीटी पढ़ लेंगे,
आईसीटी पढ़ लेने के बाद हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ेंगे। अब हम शिक्षण अभिवृत्ति क्यों पढ़ेंगे? इसका मतलब है कि आईसीटी में और शिक्षण अभिवृत्ति में भी कोई जुड़ाव होगा, कोई लिंक होगा। संचार में और शिक्षण अभिवृत्ति में भी कोई लिंक होगा। तो हमने अभी कहा कि एक सहायक प्राध्यापक के अनुसार सोचिए या एक अध्यापक के अनुसार आप सोचिए, एक शोधार्थी के अनुसार आप सोचिए, दोनों के लिए उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा संचार शिक्षण अभिवृत्ति से जुड़ गया। दूसरा, जब आप संचार का पाठ्यक्रम देखते हैं, संप्रेषण का पाठ्यक्रम देखते हैं, उसमें एक बिंदु आपको अंत में दिखाई देगा, कक्षा संचार या कक्षा संप्रेषण। यानी कि एक अध्यापक जब अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के साथ में संचार कर रहा होता है। बात समझे? इसका मतलब हुआ कि हमारा संचार या संप्रेषण वाला बिंदु शिक्षण अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ है। तो इसका और इसका क्या लिंक है, समझ में आया होगा। दूसरी बात, आईसीटी को लेकर बात की जाए, आईसीटी का और शिक्षण अभिवृत्ति का क्या लिंक है? तो आप इस आधुनिक समय में देखेंगे कि हम शिक्षण में भी, पढ़ाते समय भी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। एक तकनीक का प्रयोग तो हम अभी भी कर रहे हैं, अपने संचार करने के लिए भी कर रहे हैं और पढ़ने के लिए भी कर रहे हैं। आप अपने अधिगम के लिए अपने मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने शिक्षण के लिए, अध्यापन के लिए इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और आपसे एक तकनीक के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। बात समझे? तो ये जो आभासी कक्षा है, ये जो वर्चुअल क्लासरूम है, ये किसकी वजह से संभव हो पाया? तकनीक की वजह से संभव हो पाया। जब कोरोना आया तो कोरोना में आपने देखा होगा बहुत सारे अध्यापक ऐसे थे जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यदि वो अध्यापक तकनीक के साथ में फेमिलियर होते, यदि वो तकनीक की सामान्य समझ रखते, तो ये होता कि उनको उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, फिर जब आप सहायक प्राध्यापक बनकर जाएंगे तो अब तो सारी चीजें ऑनलाइन है। आपको विद्यार्थियों का आंकड़ा हो, उनके प्रदर्शन को लेकर चीजें हो, आपको ऑनलाइन रखनी होती हैं। ठीक है, तो शिक्षण से तकनीक जुड़ी हुई है वर्तमान में। बात समझ आ गई? इसलिए आईसीटी पढ़ लेने के बाद हम शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ेंगे। चलिए, शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ लेने के बाद हम लोग उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे। उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे। अब यहाँ शिक्षण अभिवृत्ति के बाद उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली से शिक्षण अभिवृत्ति जुड़ा हुआ होगा, आईसीटी जुड़ा हुआ होगा, संचार जुड़ा हुआ होगा। कह सकते हैं इतनी बात? यहां तक अब समझ में आया होगा। अब हम शिक्षण अभिवृत्ति के बाद उच्चतर शिक्षा प्रणाली ही क्यों पढ़ रहे हैं? शिक्षण अभिवृत्ति जब हम पढ़ेंगे तो हमें शिक्षण को लेकर, विद्यार्थी को लेकर, व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर, शिक्षण पद्धतियों को लेकर एक सामान्य जानकारी हो जाएगी। अपनी इस परीक्षा की प्रकृति को समझिए। हमारी परीक्षा क्या है? हमारी परीक्षा हमें उच्चतर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाएगी, चाहे हम सहायक प्राध्यापक बने या हम शोधार्थी बने। तो जो उच्चतर शिक्षा प्रणाली है, ये विश्वविद्यालय क्या है, कैसे विकास हुआ, विश्वविद्यालय संघ क्या होता है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान क्या होते हैं, यूजीसी क्या है, जो हमारी परीक्षा आयोजित करता है एनटीए क्या है, उसका संचालन कैसे होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जब अनुदान देता है तो अनुदान कैसे देता है, भारत में तकनीकी शिक्षा क्या है, व्यावसायिक शिक्षा क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय क्या हैं, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो शिक्षण के बारे में सामान्य समझ हमें हो जाएगी शिक्षण अभिवृत्ति में। फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हम वो बुनियादी चीजें उच्चतर शिक्षा को लेकर पढ़ रहे होंगे। आप यूं कह सकते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ते समय हम विद्यार्थी की विशेषताओं की जैसे बात करेंगे तो हम उसमें जो प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी है उसकी बात करेंगे, बाल्यावस्था वाला जो विद्यार्थी है उसकी बात करेंगे, किशोरावस्था वाला जो विद्यार्थी है उसकी बात करेंगे। बात समझे? लेकिन हमारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो तो किशोर के संदर्भ में पूछा जाएगा। बात समझे? लेकिन फिर भी हमें बाकियों की, जैसे हम कहें हमें शैशवावस्था की विशेषताएं जाननी होती हैं। क्यों? क्योंकि उससे फिर शिक्षण का स्वरूप निर्धारित होता है उनके। हमें बाल्यावस्था की विशेषताएं जाननी होती हैं, फिर उससे बाल्यावस्था के शिक्षण का स्वरूप निर्धारित होता है। ऐसे ही हम किशोरावस्था की विशेषताएं जानते हैं,
उसके बाद में उसी से उन विशेषताओं से ही किशोरावस्था का शिक्षण का स्वरूप निर्धारित होता है। लेकिन जब हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो हमारे केंद्र में वही बालक रहेगा जो उच्चतर शिक्षा का हिस्सा है। बात समझे? हमारे केंद्र में वही संस्थान रहेंगे जो उच्चतर शिक्षा के हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। इसलिए हम शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ लेने के बाद उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे। ठीक है। अब इससे संचार कैसे जुड़ा हुआ है वो तो हम समझ गए, हमने शिक्षण अभिवृत्ति में बात कर ली। इससे आईसीटी कैसे जुड़ा हुआ है वो समझ लीजिए, क्योंकि उच्चतर शिक्षा में जो डिजिटल पहले हैं, जो डिजिटल इनिशिएटिव है, जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनके संदर्भ में जानेंगे। जो सरकार ने तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा दिया है, कुछ डिजिटल जो इनिशिएटिव हैं, यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट वहां आ गया, तो आईसीटी हमारा उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जुड़ गया। बात समझ आ गई? इसलिए हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ लेने के बाद उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे। ठीक है। उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ लेने के बाद हम लोग शोध के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों? हमने उच्चतर शिक्षा प्रणाली की बात की, उसके बाद हम अनुसंधान पढ़ रहे हैं। कहने का सरल सा अर्थ है कि अनुसंधान अभिवृत्ति से, शोध अभिवृत्ति से उच्चतर शिक्षा प्रणाली जुड़ा हुआ होगा। यही अर्थ हुआ इस बात का। तो उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हम तमाम ये बात कर रहे होंगे कि हमने अनुसंधान को बढ़ावा दिया है, गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रयोग किया है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए, शोध को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं चलाई गई, ये प्रयास किए गए, ये समझौते किए गए, तमाम चीजें। फिर हमारे पास यानी प्रश्न आ जाता है, तो फिर अनुसंधान क्या है? हमें अनुसंधान के बारे में जानना होगा। तो इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग अनुसंधान पे इसलिए आए। अब ऊपर तक की चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं ये भी समझ लीजिए। संचार, जब आप एक शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं तो हमने कहा कि आपको कई बार किसी सेमिनार में वक्ता के रूप में भी जाना होगा, आपको अपनी बातें रखनी होंगी, आपका जो विषय होगा अनुसंधान का, शोध का, उससे संबंधित कोई गोष्ठी होती है, कोई सेमिनार होता है, तो आप वहां जाते हैं और आप अपने विचार रखेंगे। ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है आपको, तो आपको उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है। तो अनुसंधान से संप्रेषण जुड़ा हुआ है। फिर अनुसंधान का पाठ्यक्रम हमने देखा तो उसमें आईसीटी के अनुप्रयोग हैं, इसलिए आईसीटी जुड़ गया, इसलिए आईसीटी जुड़ गया। शिक्षण अभिवृत्ति में आप तमाम बुनियादी चीजें पढ़कर आते हैं, पाठ्यक्रम को लेकर सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके पीछे क्या है? पूरा एक अनुसंधान की प्रक्रिया है। ठीक है। और जब आप शोधार्थी के रूप में पंजीकरण कराएंगे, यानी इसका सरल सा अर्थ है आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं। भाई, बाल्यावस्था वाला बालक तो अनुसंधान करेगा नहीं, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला बालक तो अनुसंधान करेगा नहीं, कक्षा 9-10 में पढ़ने वाला बालक तो अनुसंधान करेगा नहीं। इसके लिए तो जो हम कहते हैं अर्हता आपकी परास्नातक है, मास्टर्स होनी चाहिए, तभी आप शोधार्थी के रूप में पंजीकरण कराएंगे, इस परीक्षा को देंगे। बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक की? तो इसलिए हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ लेने के बाद अनुसंधान पढ़ रहे होंगे, शोध पढ़ रहे होंगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो हमारा संचार, फिर आईसीटी, शिक्षण अभिवृत्ति, फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली और फिर अनुसंधान हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग विकास और पर्यावरण पढ़ रहे होंगे। लोग विकास और पर्यावरण पढ़ रहे होंगे। अब इसमें 3 बिंदु हैं। हम सामान्यतः इस इकाई को कहते हैं कि ये पर्यावरण वाली इकाई है, एनवायरनमेंट पढ़ना है। नहीं, पूरा देखिए, लोग, विकास और पर्यावरण है, यानी कि इन तीनों का आपस में जो संबंध है वो भी हमें समझना है। हम जब लोग, विकास और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमने शोध के बारे में, शोध के बाद इसको क्यों पढ़ रहे हैं? आप पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, तमाम नई तकनीकों की बात आती है। उन तकनीकों का आविष्कार हुआ कैसे? हम जो नए नए उपागम की बात करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच की बात करते हैं कि इससे हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, इससे हम प्रदूषण को होने से रोक सकते हैं या उसको
सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उन तकनीकों का विकास कैसे हुआ है? अनुसंधान से हुआ है। उन तकनीकों का विकास अनुसंधान से हुआ है। दूसरी बात, शिक्षण अभिवृत्ति जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां आपको मूल्य शिक्षा के बारे में पढ़ना है, आपको पर्यावरण परक शिक्षा के बारे में भी पढ़ना है। कई बार पर्यावरण को हम ये समझते हैं कि पर्यावरण केवल हमारे संरक्षण करने वाली बात है, हमें ज्ञान होना चाहिए, इतनी बात है। नहीं, पर्यावरण बहुत अधिक हद तक जागरूकता का मुद्दा है। यदि हमें ये पता रहे कि हमारी कौन सी गतिविधियों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो हम अपनी उन गतिविधियों को सीमित कर सकते हैं। अब आप एक शोधार्थी के रूप में यदि अपना पंजीकरण कराते हैं या आप सहायक प्राध्यापक बनते हैं, दोनों के अनुसार सोच लीजिए। जब आप सहायक प्राध्यापक बनेंगे तो आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप अपने विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे पर्यावरण बचाने को लेकर, है ना। आप यदि शुरुआत से देखें, आप प्राथमिक स्तर से देखें, तो आप पाएंगे कि पर्यावरण को लेकर कुछ कुछ चीजें आपको शुरुआत से पढ़ाई गई हैं। जल क्या है, पृथ्वी क्या है, वायु क्या है, उसके बारे में आपको तमाम चीजें बताई गई। आप पढ़ते आए हैं भिन्न भिन्न स्रोतों से, अलग अलग कक्षाओं में कुछ अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप पाएंगे कि समानांतर रूप से आपको पर्यावरण को लेकर शिक्षा दी गई है। ठीक है। जब आप यहाँ तक आते हैं, उच्चतर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं, तो आप एक परिपक्व बालक भी होते हैं, एक परिपक्व किशोर हैं, एक परिपक्व व्यक्ति हैं, आपके अपने विचार हैं, आपकी समझ बूझ का विकास हो चुका है, आपकी विचार प्रक्रिया क्रियाशील है, आप एक्टिव हैं, मानसिक स्तर पर आप सक्रिय हैं, अपने विचार बना सकते हैं। तब आपको यहाँ समझना होता है कि यदि आप सहायक प्राध्यापक हैं या शोधार्थी हैं, जैसे आप शोधार्थी के रूप में जब अपना पंजीकरण कराएंगे, तो आपके जो मार्गदर्शक होंगे, जो आपको गाइड मिलेंगे, सुपरवाइजर मिलेंगे, वो क्या करेंगे कि आप पेज पर मत लिखिएगा, टाइप कर लीजिएगा लैपटॉप पे। पेज पर लिखेंगे, फिर उसमें कुछ करेक्शन आएगा, फिर आप उस पेज को फेंक देंगे, तो इससे क्या होगा? प्राकृतिक जो संसाधन हैं, आप उनका शोषण कर रहे हैं, फिर इसका मतलब, ठीक है। आप उनका, हम कहते हैं यूज नहीं, मिसयूज कर रहे हैं, आप उनका प्रयोग नहीं, उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हम अनुसंधान पढ़ लेने के बाद लोक विकास और पर्यावरण को लेकर पढ़ें। बात समझ आ गई यहां तक की? आप यानी ये कह सकते हैं कि हमारी हर एक इकाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहां तक आप पढ़ेंगे तो आपने ये देखा कि संचार हमारा आईसीटी से जुड़ा हुआ है, संचार हमारा शिक्षण अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ है, संचार हमारा उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है, संचार हमारा अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। आप जब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर जो सम्मेलन होते हैं, बैठक होती है, उनमें जो व्यक्ति बोलते हैं, जो वक्ता बोलता है, तो एक संचार की प्रक्रिया तो हो रही है, संचार की प्रक्रिया तो वहां हो रही है। तो संचार यहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। आप किसी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे तो संचार की प्रक्रिया तो होगी ना, कम्युनिकेशन तो होगा, तो ये जुड़ा हुआ है यहाँ भी। तो आप कह सकते हैं कि संचार हमारा प्रत्येक बिंदु से जुड़ा हुआ है। अब यदि हम आईसीटी को लेकर देखें, आईसीटी को लेकर बात करें, तो हमने बात की कि संचार से जुड़ा हुआ है, तकनीक आधारित संचार, शिक्षण अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है कि हम शिक्षण में तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जैसा अभी भी हम कर रहे हैं एक तकनीक का प्रयोग। तो फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बात करेंगे कि हम जो डिजिटल पहले हैं, है ना, जो इनिशिएटिव हैं, चाहे हम नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की बात करें या हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, हम ई शोध सिंधु की बात करते हैं, हम शोध गंगा की बात कर रहे होते हैं, शोध सिंधु की बात कर रहे होते हैं, हम शोध गंगोत्री की बात कर रहे होते हैं, सरकार के नवाचार की बात कर रहे होते हैं, तब तकनीक है। यानी कि हमारा आईसीटी उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जुड़ गया। हम अपना अनुसंधान करते समय भी आईसीटी का प्रयोग कर रहे होते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो आईसीटी हमारा अनुसंधान से भी जुड़ गया। जब हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं तो हम तमाम नई तकनीकों के बारे में बात करते हैं, हम उस मैकेनिज्म को डेवलप करने की बात करते हैं कि जिससे हम पर्यावरण को बचा लें, पर्यावरण का संरक्षण कर लें। बात समझे? तो तकनीक से हमारा लोक विकास और पर्यावरण भी जुड़ गया। बात आसानी से समझ आई।
आप शिक्षण अभिवृत्ति की बात करें तो उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली की बात करें तो अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। अनुसंधान की बात करें तो वो लोक विकास और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। यदि मैं यूं कह दूं कि हमारी हर इकाई इस तरीके से दूसरी इकाई से जुड़ी हुई है, तो आप सहमत होंगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? आप कहेंगे आसानी से एकदम जुड़ी हुई है। बात समझ आई यहाँ तक कि? तो हमारे पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ी हुई है। बात ध्यान रहेगी। अब यहाँ जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे कक्षा कार्यक्रम में हम जितनी चीजें सीख रहे होंगे, इन तमाम चीजों का जो हम व्यावहारिक प्रयोग कर रहे होंगे वो किस में होगा? इस समग्र ज्ञान का उपयोग करके हम लोग हल कर रहे होंगे बोध को, या आप कहिए बोधगम्यता के प्रश्नों को। बोधगम्यता के प्रश्न ऐसे नहीं हैं कि आप उसको अलग एक इकाई के रूप में कह दें। वो आपके समग्र सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण है। वो आपकी विचार प्रक्रिया कितनी अधिक क्रियाशील है, वो इसका परीक्षण है। आपको परीक्षक ने कहा कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, जो पैसेज जीवन में आपने कभी नहीं पढ़ा। यही तो है अपठित गद्यांश, जिसमें परीक्षक ये लिख कर दे रहा है कि आपने ये कभी नहीं पढ़ा। वो किसी गद्य का अंश है। किसी भी बात का कोई एक अंश आपको दे दिया, फिर आपसे ये अपेक्षा की गई कि अब आप बताइए कि आप लेखक के विचारों से कितना तालमेल स्थापित कर पाए हैं, आप लेखक के विचारों को कितना समझ पाए हैं, लेखक क्या कहना चाहता है, क्या आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं? इन प्रश्नों का आप जवाब देते हैं, उससे ये समझ में आएगा कि आप लेखक के विचारों को समझ पाए। बात समझे? तो हमारे इस समग्र ज्ञान का जो परीक्षण है वो बोधगम्यता में है। तो ये सारी इकाइयां, इन इकाइयों में जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसका परीक्षण ही बोधगम्यता में है। ये कोई एक दिन में आप ये कह दें कि मैं एक दिन पढ़ूंगा और बोधगम्यता के प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को एकदम सही सही हल कर दूंगा, ये कहना एकदम अनुचित है। ऐसा बहुत मुश्किल है। बात समझे? आप पाएंगे कि कई बार जब ये कहा जाता है कि आपको, विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कैसे हम बोधगम्यता के प्रश्नों को, पांचों प्रश्नों को सही सही हल करें, कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे जवाब सही होंगे? तो उसमें सलाह दी जाती है कि जो अखबार में आपके पास यदि समय है, आप अखबार पढ़ते होंगे, यदि नहीं पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ने की आदत डालिए। उसमें जो संपादकीय वाला पेज आता है, आप उस पेज को पढ़िए, उसकी हेडिंग को बहुत ध्यान से पढ़िए और फिर उस पूरे आर्टिकल को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर ये समझने का प्रयास कीजिए कि यही हेडिंग क्यों बनाई। उस आर्टिकल को पढ़कर फिर ये सोचिए कि यदि आपको इसकी हेडिंग बनानी होती तो आप क्या हेडिंग इसको देते, क्योंकि उस पूरे आर्टिकल का निचोड़ क्या है, उस हेडिंग में है। उस हेडिंग के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि पाठक इस आर्टिकल को पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ये हेडिंग से तय होगा। बात समझे? यदि हेडिंग दमदार हुई, पाठक को पढ़कर क्रियोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई जानने की कि इसमें क्या चीजें हैं, तो वो पूरे आर्टिकल को पढ़ेगा। तो आप उसमें फिर ये विचार करते हैं पूरे आर्टिकल को पढ़ के कि यदि मुझे इसकी हेडिंग बनानी होती तो मैं इसकी हेडिंग क्या बनाता। बात समझे यहाँ तक की? तो बोधगम्यता आपके समग्र सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण है। बात ध्यान आ गई? यानी कि इन समस्त इकाइयों को पढ़ लेने के बाद हम लोग बोधगम्यता को पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों को हल करेंगे, अभ्यास करेंगे। बात आसानी से समझ आई होगी। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर ये तो आपने जो इकाइयां हैं, जो यहाँ तक मान लीजिए सारी सैद्धांतिक इकाइयां, थ्योरेटिकल यूनिट है, ये एक प्रैक्टिकल है, बाकी 3 इकाइयां वो कैसे जुड़ी हुई हैं? तो बात करें चाहे आप गणित को लेकर, बात करें चाहे आप रीजनिंग को लेकर, बात करें चाहे आप आंकड़ों की व्याख्या को लेकर, आंकड़ों की व्याख्या, ये तीनों इकाई भी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बात समझे? क्योंकि जो गणितीय तर्क हैं, जो यहाँ आप देखते हैं युक्तियां हैं, आप इन्हीं का प्रयोग कर रहे होते हैं। गणित में, गणित पढ़ते समय जो आप सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे संख्याओं के बारे में, प्रतिशत के बारे में,
लाभ हानि के बारे में, छूट के बारे में, अनुपात समानुपात के बारे में, उस सारे ज्ञान का प्रयोग आप कर रहे होंगे आंकड़ों की व्याख्या में। इसी प्रकार के तो प्रश्न आते हैं कि ए कंपनी का लाभ कितने प्रतिशत बी कंपनी से अधिक है, या औसत लाभ कितना है, कितने प्रतिशत घाटे में कौन सी कंपनी है। वही आंकड़े आपको दिए हैं, उसकी व्याख्या से आपसे प्रश्न पूछें। यदि आप उनकी व्याख्या को समझ पाते हैं, उसको हल कर पाते हैं, तो आप उन प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। बात समझे। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ साल के आंकड़े दिए जाते हैं, कोई एक साल में ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। फिर आपसे परीक्षक ये उम्मीद करता है कि आप बताएंगे अब इसमें क्या आंकड़ा आएगा। ऐसे कई बार आपको टेबल फॉर्म में डाटा दिया जाता है और उसमें कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं, आपको फिल करनी है वो पूरी टेबल। तो आपका गणित की बात हो, रीजनिंग की बात हो, उनका प्रयोग आप कर पाएंगे आंकड़ों की व्याख्या वाले बिंदु में। तो ये इकाई भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि आप ये कहें कि सर मुझे संख्याओं की जानकारी नहीं है, नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता, मुझे परसेंटेज नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, डिस्काउंट नहीं आता, तब आप आंकड़ों के प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। बात समझे। यदि आपको वो क्रम मान लीजिए इतना नहीं आता है कि औसत कैसे निकलेगा, तब तो ये प्रश्न हल नहीं होंगे। यदि आंकड़ों की व्याख्या तक पहुंचना है तो एक सामान्य सी जानकारी, एक सामान्य समझबूझ गणित के बारे में होनी चाहिए। तो ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है आपकी इकाई। बात आसानी से समझ में आई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा पाठ्यक्रम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हमारी तमाम इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमारा जो कक्षा कार्यक्रम रहेगा, जो पढ़ने का क्रम रहेगा, वो पढ़ने का यही क्रम रहेगा। हम लोग संचार से शुरू करेंगे और अंत में बोध पर रुकेंगे। ठीक है, इस क्रम में हम लोग पढ़ रहे होंगे। ये दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि आप गणित, रीजनिंग और आंकड़ों की व्याख्या दूसरे अध्यापक के साथ में पढ़ रहे होंगे। इन इकाइयों के साथ में हम लोग साथ में रहेंगे, इन इकाइयों का अध्ययन हम लोग साथ में करेंगे। अब ये शॉर्ट टर्म कोर्स है आपका, तो बहुत विस्तार से तो हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ी सी अपेक्षा आपसे भी होगी, आपका भी सहयोग अपेक्षित होगा। जैसे हम उन बिंदुओं पर विशेष चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से हर बार प्रश्न बनते आ रहे हैं और प्रश्न बनने की आगे भी संभावना है। तो एक अपेक्षा तो ये है कि आप अपने पाठ्यक्रम को लेकर जागरूक हैं, आपको अपने पाठ्यक्रम के बारे में पर्याप्त जानकारी है, इतनी अपेक्षा आपसे होगी। ठीक है। दूसरी बात, कई बार अब चूंकि समय कम रहेगा, अब हमें क्या करना है, हमें और आपको मिलकर ये गागर में सागर भरना है। छोटा पाठ्यक्रम तो है नहीं, बड़ा पाठ्यक्रम है, तो हमें गागर में सागर भरना है। तो आपका भी सहयोग उतना ही अपेक्षित है जितना हमारी तरफ से बराबर का सहयोग आपका होगा। तो शिक्षण अधिगम की इस पूरी प्रक्रिया में आपको सक्रिय भागीदार होना होगा। बात समझे। आप पर्याप्त परिपक्व हैं तो आप भी उस परिपक्वता का परिचय देंगे, और जो चीजें आपसे कहा जाएगा कि इन बिंदुओं को पढ़ लीजिएगा, वो बिंदु आपको अध्ययन करना ही होगा। इतना आपको अपने ऊपर, आप ये कह लीजिए, इतना नियंत्रण, इतने अनुशासन में आपको रहना होगा कि हमें जो कार्य दिया गया है वो हमें करना है। बात समझे। तो उससे आपका ही लाभ होगा। जैसे हम यहाँ आएंगे कि हम लोग उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको स्रोत बता सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कितना अध्ययन करना है। अध्ययन तो आपने ही करना होगा, परीक्षा आपको ही देनी है। ठीक है। तो ये हमारा क्रम रहेगा, इसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे होंगे। बात समझे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये क्रम आपको तार्किक लगा होगा, तर्कपूर्ण लगा होगा कि हाँ, हमें अपने प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए इस क्रम का पालन करना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आपको आपके पाठ्यक्रम से परिचय कराना था, कक्षा की जो कार्य योजना है, जो रूपरेखा है, वो आपको समझानी थी। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? संचार से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में संचार के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।